मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता एमएसजे मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास एमएसजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज बीए पार्ट फर्स्ट और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में आज अपन बताएंगे कि ऋग्वेद के बाद जो सामाजिक जीवन है उसमें उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए। सबसे पहला मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में बता रही हूँ कि उत्तर वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है वो किस प्रकार से थी। वर्ण व्यवस्था में उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। चारों वर्णों के उल्लेखों के बारे में जानकारी मिलती है। उनके सामाजिक स्तरों में भेद दिखाने का भी कहीं कहीं पर प्रयास किया गया है। ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था गुण कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्राय जन्म पर आधारित होकर के वंशानुगत होने लगे थे और धीरे धीरे जातियों के रूप में बदलने लगे थे। क्रम से बहुत सी जातियां और उपजातियां धीरे धीरे मजबूत और एक दूसरे से अलग होकर के बढ़ने लगी थी। इस परिवर्तन के कई कारण जान पड़ते हैं, जैसे आर्थिक विकास के साथ नए व्यवसायों का उदय, अपने व्यवसाय में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उनका पैतृक होना, वर्गत ममत आदि। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की अनेक ऋचाओं में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में शुद्ध शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में वैश्य शब्द का उल्लेख भी पुरुष सूक्त में ही हुआ है, अन्यत्र विश्व शब्द प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में चारों वर्णों में भेद किया जाने लगा था। तैत्तरीय ब्राह्मण में अलग अलग वर्णों को अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत धारण करने के लिए कहा गया है, और इसी तरह से उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों में क्षत्रियों की स्थिति विशिष्ट हो गई। ब्राह्मणों का अधिकार और सम्मान बहुत बढ़ गया था। ब्राह्मणों को दिव्य वर्ण एवं साक्षात देवता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में याज्ञिक अनुष्ठान एवं कर्मकांडों की जटिलता के कारण ब्राह्मणों का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मणों को दान देने वाला कहा गया है, दान लेने वाला कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा अपनी शक्ति ब्राह्मणों से ही प्राप्त करता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार नवीन क्षेत्रों में हुआ और इस प्रक्रिया में युद्ध कुशल क्षत्रिय वर्ग ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। कुछ उल्लेखों में ऐसा जान पड़ता है कि ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में सामाजिक श्रेष्ठता के लिए एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। वाजसनेयी संहिता में क्षत्रियों का उल्लेख ब्राह्मणों से पहले किया गया। सतपर ब्राह्मण में एक स्थान पर ब्राह्मणों को क्षत्रिय से उच्च बताया गया है। तैत्तरीय संहिता के अनुसार वैश्य वर्ग के लोग अन्नोत्पत्ति एवं पशुपालन करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्य वर्ग को अन्यस बलिकृत अर्थात दूसरों को कर देने वाला कहा गया है। इस तरह से हमें जो उत्तर वैदिक काल है उसमें हमें चारों वर्ण व्यवस्था है वो हमें दिखाई देती है। उत्तर वैदिक साहित्य में शूद्रों की अपेक्षाकृत हीन स्थिति का उल्लेख है, लेकिन उन्हें शिक्षार्जन एवं उपनयन संस्कार से वंचित नहीं किया गया था, जैसा कि छांदोपनिषद में सत्यकाम जावाली की कथा से विदित होता है। सत्यकाम जावाली की माता परिचारिका थी एवं उसे कुल गोत्र का पता नहीं था, लेकिन ऋषि गौतम ने सत्यकाम को विद्याभ्यास कराना स्वीकार किया और विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसे अपना शिष्य बना लिया। इसी तरह से ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी द्वारा पैदा हुआ था, इसलिए वह ऐतरेय नाम से जाना जाने लगा। उसने ऐतरेय ब्राह्मण की रचना की और समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया।
यह उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद ने अधिक जटिल रूप ही प्राप्त किया था और न उसका आधार पूर्णतः जन्म को ही माना गया। इसके बाद हमें आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। चिंतनशील धर्मशास्त्रियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य के जीवन के 4 विभागों की कल्पना की, जो 4 आश्रम कहलाए। ये आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मानव इतिहास और मनुष्य जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का यह पहला शास्त्रीय प्रयास था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बाद के उपनिषदों में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम संभवतः जाबाल उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के 2 मूल आधार हैं। इनको सम्मिलित रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए कर्मशील बनाना है और उसके स्वभाव या गुण कर्म के अनुसार उसकी कर्मशीलता का दिशांकन करना है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समानुपातिक समन्वयकरण करना था। और ये जो आश्रम व्यवस्था है, इसका उल्लेख हमें उत्तर वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। परिवार का स्वरूप। इस काल में संयुक्त परिवार की परंपरा सामान्य रूप से बन रही, पर कई कारणों से परिवार टूटने लगे थे। पिता के रहते हुए संपत्ति विभाजन होने लगा था। अथर्ववेद में एक स्थान पर एक सम्मिलित परिवार में सुमति और एकता के निमित्त प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जितनी गौरवपूर्ण थी उतनी उत्तर वैदिक काल में दिखाई नहीं पड़ती। पुत्र की अपेक्षा पुत्री की अवस्था हीन थी। अथर्ववेद में पुत्र के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। सामान्य मनुष्य केवल एक पत्नी ही था। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था। सती प्रथा के प्रचलन के पक्ष में प्रमाण नहीं मिलते हैं। पर्दा प्रथा नहीं थी। अधिकांश सजातीय विवाह होते थे। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में नारी की चतुर्मुखी शिक्षा दीक्षा पर विशेष बल दिया गया था। यजुर्वेद शिक्षित स्त्री पुरुष के विवाह को ही उपयुक्त मानता है। उपनिषदों में विदुषी स्त्रियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वैदयारण्यक में उपनिषद जनक की भाषा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के वाद विवाद का भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है।